नमस्कार। CSIR स्क्वायर में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने IIT JEM इस बार दिया है। बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर आया है वो बहुत इजी पेपर आया हुआ है, क्योंकि इस बार अगर किसी का स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कौन से ईयर में सिलेक्शन होगा भगवान जाने। ठीक है, क्योंकि इस बार का पेपर इतना इजी पेपर आया हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितने भी IIT ने कंडक्ट कराया IIT JEM को, सबसे इजी पेपर यही पेपर है। उसका एग्जाम्पल समझिएगा, जो ग्रुप थ्योरी को आपने पेपर देखे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखे होंगे, वो बिल्कुल मतलब लेवल स्टैंडर्ड है ही नहीं। ठीक है, IIT का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने ग्रुप थ्योरी पे इस बार डाल के रखे हैं, मतलब फ्री में नंबर बांट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने IIT की तैयारी करते हैं तो देखते हैं, या बहुत सारे पेपर आप देखे होंगे, तो आप एक SN नाम का ग्रुप जो है वो बार बार आता है और बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन परेशान आप होंगे नहीं, इतनी इसकी गारंटी है। ठीक है, CSIR स्क्वायर में जो इंदौर में है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको IIT JEM या CSIR नेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, हम आज जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे 45 मिनट जितने भी चल जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना टाइम तो ज़रूर देंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके आंसर को भी समझेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं जनरली आपसे एक क्वेश्चन करूँ, मैं हर क्लास में भी पूछता हूँ ऐसे क्वेश्चन, हंसी मजाक के लिए चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग करते होंगे, है ना, मैथ्स के सॉल्व करते होंगे, पजल होते हैं, थोड़े से पजल कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता जाता है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल और बहुत मजाकिया अंदाज में पूछता हूँ कि आपके बाप का नाम क्या है या आपके पापा का नाम क्या है। ठीक है, जो भी आपके पापा का नाम होगा आप बता देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पूछा ही है कि आपके बाप का नाम या आपके पापा का नाम क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में, आप बता दिए नाम। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन के पैटर्न को। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी मम्मी के इकलौते दामाद के नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, दिक्कत क्या हुई, डायमेंशन बदल गया, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। पैटर्न क्या बदला, जब मैं डायरेक्ट आपके पापा का नाम पूछ रहा था तो डायरेक्ट आपके मुंह से निकल गया मेरे पापा का नाम ये है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आपकी मम्मी के इकलौते दामाद का नाम, तो आप थोड़ा सा क्या है सोचना स्टार्ट किया, अरे मम्मी, फिर उनकी मम्मी और इकलौते दामाद, मतलब क्यों मेरे पापा ही हुए, इसका मतलब मेरे पापा का नाम ये है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। SN में हर बार 2 ही चीज़ें पूछता है, 2 चीज़ें वो कौन सी है, ज़रा नोट करिए, ध्यान दीजिए, सुनिए पहले। ठीक है, SN में पूछता है, जैसे सपोज मैं ले लूँ S5 या S4, जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है S4 या S8, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हैं, लेकिन पैटर्न देखिए कैसे बनाया है उन्होंने। क्या पूछ सकता है पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में, हमने दो रगे इसकी बात अभी नहीं करें, जनरली बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप S4 दे दें, ठीक है, हमने कोई ग्रुप लिया G और उसका है क्या नाम है S4। अब G के पास हम पूछना स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ग्रुप में। तो पहली बात आए तो 4 फैक्टोरियल सब जानते हैं, SN का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, ये सबको पता है। लेकिन वो ग्रुप का ऑर्डर नहीं पूछा, वो पूछेगा एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, कि S4 के पास जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना और कितने बनेंगे। ठीक है, तो सुनिए पहला क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि S4 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसी को दूसरा क्वेश्चन समझिए कैसे पूछ रहे हैं। मैंने बोला S4 के पास मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा। ठीक है, समझ में आया, 2 क्वेश्चन हैं। पहला मैंने पूछा 2 ऑर्डर का एलिमेंट S4 में कितना होगा, फिर मैंने दूसरा पूछा कि X4 में मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा है, कितना कौन सा है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, जितना भी हो, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर। ठीक है, ये कहने का मतलब हो गया कि 2 टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे S8 में उसने पूछ के रखा है कि S8 में मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कितना बनेगा, मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कौन से ऑर्डर का बन सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या बन सकता है S8 में। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 साइकिल के कितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे, किस साइकिल के, 2 साइकिल के। ठीक है, पूछने का भी अंदाज बिल्कुल अलग।
एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे बोल दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4, तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ S4 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर मैंने पूछा नंबर ऑफ टू साइकिल परमुटेशन इन S4। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने ऑर्डर लिखा है इसका S4 का, और फिर पूछ रहा हूं कि 2 साइकिल के कितने परमुटेशन होंगे S4 में। यही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, कि द नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 दैट हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल इन देयर साइक्लिक डिकम्पोजिशन। S4 के पास 24 एलिमेंट थे। ठीक है, 24 एलिमेंट में 2 साइकिल के कितने एलिमेंट हैं? 2 साइकिल के, समझ में आया? इसका मतलब ये कहना चाह रहा था 4 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 4 को तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका है हमारे पास 1 3, 2 + 2, 1 1 2, 1 + 1 + 1 + 1। ये कहलाया S4 में 4 का डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन? साइक्लिक डिकम्पोजिशन। कि S4 के पास एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट इस टाइप 4 1 टाइप के होंगे, 1 और 3 टाइप के साइकिल होंगे, 2 and 2 साइकिल होगा, 1 1 2 साइकिल के, और ऐसे सिंगल 1 1 1 के। समझ में आया? तो उसका जो था एम वो किस पार्टीशन पे जाना था? 2 साइकिल पार्टीशन पे। यही है क्या S4 में 2 साइकिल। ठीक है, सिंपल। आपको पता चल गया कि S4 में 2 साइकिल ये है, तो यहीं से फार्मूला आप लगा दीजिए 4 फैक्टोरियल 1 3। ठीक है, तो ये आगे आएगा 4 3 फैक्टोरियल। इसको आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 1 और ये 3, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा? ठीक है, फिर उसने क्या बोला, इसमें जाना है क्योंकि ये भी साइकिल है, इसका निकालेंगे 2 इसमें, और ये जैसे ऊपर गया तो क्या आ जाएगा नीचे 2 फैक्टोरियल। तो अगेन क्या मिलेगा मुझे 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 4 × 2, 2 to 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आया 3। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 3 11। तो ये आपका 11 आंसर हो गया। अगर इसी में आपसे बोल देता कि 3 साइकिल इन साइक्लिक डिकम्पोजिशन, तो आप कौन सा पार्टीशन सेलेक्ट करते? आपको सेलेक्ट करना पड़ता फिर ये वाला। क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन उसने बनाया कि 2 साइकिल का हमें बताइए कितने एलिमेंट होंगे, तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि 4 में 2 साइकिल के 1 3 and 2 2 ही आ सकते हैं। तो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में जो हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 2 साइकिल के कितने एलिमेंट होंगे, समझ में आया? तो ये रहा। या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पूछ दे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनेंगे। अगर इसी में ये पूछ देता कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनेंगे, तो फिर क्या करते हैं आप? इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है आपका? इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 1 और 3 का एलसीएम 3, 2 2 का एलसीएम 2, 1 1 2 का एलसीएम 2, एंड इसका एलसीएम 1। इसी से दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। S4 के पास एलसीएम निकालने के बाद ये पता चल गया कि 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के एंड 4 ऑर्डर के ही एलिमेंट होंगे। तो कोई बोलता आपको कि S4 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना है या किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, तो आप बोल देंगे 4। ठीक है, कोई बोल देगा कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट S4 में कितना है, तो अब कैसे निकालेंगे कि देख लीजिए एलसीएम 2 किस पार्टीशन में बना है। तो आपने पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, एक इस पार्टीशन में इसका एलसीएम 2 आया था, और 1 + 1 + 1 एक इस पार्टीशन में एलसीएम 2 आया था। क्या पूछ रहा है? 2 ऑर्डर के एलिमेंट S4 में। अगर पूछता तो कैसे निकालते? तो एलसीएम 2 आए थे, अब इन्हीं दोनों को निकाल दीजिए।
अभी आपने निकाला था इसका 4 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर, तो ये कितना आया था 3, और 112 तो 4 फैक्टोरियल 1 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला आता होगा। जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है 2 ऑर्डर के, 3 + 6 9। तब इस केस में इसका एक ये सिलेक्ट करते, अगर पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S4, तब आपका आंसर हो जाता 9। तो सीधी सी बात ये है, जब भी Sn के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले जिस भी नंबर Sn में n की वैल्यू 5 रख दे, S की वैल्यू 6 रख दे, कुछ भी रख दे n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू उसने 5 रख दी तो ये S5 हो जाएगा। आप 5 के क्या करिए, साइक्लिक डिकम्पोजिशन तोड़ना स्टार्ट करिए, किसका, नंबर का। जैसे ही नंबर तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आप सबका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे ही सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि उसके पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं, एंड वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर कितना मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब दूसरा एक अब क्वेश्चन, इसको पहले क्वेश्चन को समझिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, अब वो समझिए क्या था। कोई सिग्मा बिलोंग कर रहा है एस सेट में, जैसे मैंने n की वैल्यू 5 रख ली, उसने n की वैल्यू 8 में रख के पूछा है। ओ सिग्मा डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ किसका, सिग्मा। ऑर्डर ऑफ सिग्मा का मतलब यहाँ परमुटेशन दे के रखा था, वहाँ सिग्मा नोटेशन दे रहा है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा, जो जहाँ सिग्मा एसेट का एलिमेंट है, तो कितना होगा। तो पूछने का मतलब इसका ये है, जिसने लैंग्वेज समझ ली उसका आंसर निकल गया। वो कहना चाह रहा है कि एस सेट में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है। जैसे S4 में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम ऑर्डर किसी एलिमेंट में 4 हो सकता है S4 में। जो भी एलिमेंट हो, जो भी परमुटेशन हो, उसको एलिमेंट बोलिए, परमुटेशन बोलिए, बात दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है। ये Sn की कहानी है। तो Sn की ये दोनों क्वेश्चन थे, दोनों बहुत घटिया किस्म के क्वेश्चन थे। जैसे ही 8 को आप तोड़ोगे तो एक कंपोजिशन ये जरूर आएगा 3 5, दोनों का सम 8, जैसे सबका सम 4 हो रहा था वैसे ही सम उसका 8 आया। और एक ऐसा पार्टीशन था जो जिसका एलसीएम सबसे मैक्सिमम दे रहा था, इसका एलसीएम आएगा 15, आप भी जानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं निकालना था, 3 और 5 का एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकल गया 15, आपका आंसर हो गया क्या, बी नंबर। कौन सा ऐसा क्वेश्चन इसमें ऐसा क्या पूछ दिया कि बहुत टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था। हमारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा CSIR² में। ठीक है, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे कोई मतलब एकदम बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे बेवकूफ़ बना रहा है आपको दिखाते हैं। वो बोल रहा है कि जी भी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप, देन जी इज नेसेसरली अ साइक्लिक ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ जी। कहने का मतलब उसका वो हो गया कि जी का ऐसा कौन सा मतलब ऑर्डर दे दे, जी को ऐसा कौन सा ऑर्डर हो जाए, ठीक है, जिससे वो 100% क्या निकल जाए, साइक्लिक। क्या है, फाइनाइट ग्रुप ग्राइब। हाँ ठीक है, ये क्या बोल रहा है, साइक्लिक ग्रुप। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं था, सिर्फ उसका मतलब ये था कि जी को ऐसा कौन सा ऑर्डर मिल जाए, या जी का ऐसा कौन सा ऑर्डर हो जिस पे मैं ये बोल सकूं कि वो 100% कैसा होगा, साइक्लिक, कहीं पे कोई डाउट ना हो। ठीक है, जैसे आपको ऐसा कौन सा पढ़ा दे 100%, ऐसी कौन सी कोचिंग है जो आपको पढ़ा दे जहाँ 100% आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट होंगी जहाँ आपने देखे होंगे कि पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन 100% अगर कोई गारंटी दे दे, ठीक है, वो कोचिंग आपकी बेस्ट है, और वो बेस्ट है आपकी CSIR²। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा ग्रुप का ऑर्डर है जिससे ये पता चल जाए कि जी कैसा हो, साइक्लिक हो। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर ऑफ जी, पहले एग्जाम देखिए इसको एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्डर ऑफ जी क्या मान लें 6, तो हम यहाँ से श्योर नहीं है कि जी हमारा साइक्लिक भी हो सकता है। हो सकता है कि जो जी है वो Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, नहीं तो D3 या S3 मिल जाए। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। 6 मिलने पर, चूंकि कमेंट कुछ नहीं किया है, तो जी Z6 भी हो सकता था और S3 भी हो सकता था। अगर Z6 हुआ तो साइक्लिक,
नहीं हुआ तो नॉन अबेलियन। तो ये हम यहाँ फिक्स नहीं है या श्योर नहीं है कि 6 मिलने पर हमारा ग्रुप साइक्लिक होगा, इसलिए ये कंडीशन फेल। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 हुआ तो 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी, साइक्लिक होने के भी और न होने के भी। तो जैसे ही न होने की कंडीशन आ रही, इसका मतलब ये है कि जो ये पूछ रहा है वो नहीं है, ठीक है, नहीं मिल पा रहा है। अब अगर ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या ले लिया 4, तो या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप, या Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगेन फिर वही कंडीशन। अब क्या मिल रहा है कि अगर जी, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया है ना, अगर कंडीशन दिया होता है ऑर्डर के साथ तब तो हम बोल सकते थे कि साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो है वो Z4 के भी आइसोमॉर्फिक हो सकता था और Z2 क्रॉस Z2 के भी आइसोमॉर्फिक होता। अगर Z4 का आइसोमॉर्फिक हो जाता तब तो साइक्लिक था, तब तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक हो गया तब दिक्कत है, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 आपका कैसा है, आबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। इसलिए अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 भी दे दे तब हम वहाँ श्योर नहीं है कि जी हमारा कैसा बनेगा, साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 दे दें तब भी जो है हमारे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, Z10 एंड D5। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन पूछे साइक्लिक होने की 100% की और कोई जी के साथ कंडीशन ऐड नहीं किया है तो हमारा वो क्या है, फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे 10 देंगे तो अगेन Z10 D5 आएगा। अगर Z10 का आइसोमॉर्फिक हुआ तो साइक्लिक, नहीं हुआ तो नॉन अबेलियन, ठीक है। तो हम किसी भी अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो हम ये नहीं बोल सकते कि जी 100% साइक्लिक होगा। तो हमारे पास क्या बचा, प्राइम नंबर। जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है तो ऑलवेज कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 11 हो जाए, ऑर्डर ऑफ जी 11, तो 100% आप लिख सकते हो कि G इज आइसोमॉर्फिक टू Z7 एंड Z7 साइक्लिक ग्रुप है, तो G हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। क्योंकि यहाँ कोई और अदर कंडीशन है ही नहीं तो आपको आबिलियन या नॉन आबिलियन में पहुँच जाए या साइक्लिक ही ना हो। ऐसे जब भी कोई आप प्राइम नंबर रख देंगे, ऑर्डर ऑफ G अगर आपका प्राइम नंबर हो गया तो आप निश्चिंत रहिए, जो बनने वाला है वो क्या बन गया, ZP एंड ZP इज साइक्लिक, देन G कैसा होगा, साइक्लिक। यहाँ पे कहीं भी डाउट नहीं होगा अगर आपने ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर दे दिया, ठीक है। कंपोजिट ऑर्डर पे हम नहीं बोल सकते, वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 सबसे मज़ेदार टॉपिक और यार सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर जो था हमको थोड़ा सा लगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 टू Z5। Z5 है या S5 दिया था, S5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, S5। मैंने बोला ना पहले क्वेश्चन से ही, SN एक ऐसा ग्रुप है जहाँ हर कहीं ना कहीं ये टपक पड़ेगा, ठीक है। जैसे गांव में भी या शहर में वैसे कई लड़के होते हैं जिनको देखते हो हर शादी में मौजूद रहते हैं, किसी की भी शादी हो खाना खाने पहुंच जाते हैं। उनको क्या लेना देना किसकी शादी हो रही नहीं हो रही है, वो बहुत मतलब मज़ेदार आदमी रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार जो आपका है वो S5 है, SN है, S4 है, S3 है। ये हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और IIT वाले, CSIR वाले या गेट वाले इनको मतलब कभी नहीं भूल सकते। हर किसी को भूल जाएंगे लेकिन SN को नहीं भूलेंगे। तो SN को लेकर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट से उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा क्या आंसर आया है और कैसे निकला है, ठीक है, और इसके बेस पे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आया तो कैसे बनेगा। चलिए अब थोड़ी सी बात करें हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए इस पे जाने से पहले मैं 2-3 थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 से Z6, कई बार कई पेपर में ऐसे डायरेक्ट भी आए हुए हैं, ठीक है। बस इसने क्या किया, Z2 से S5 में पूछ दिया। तो अगर
क्लास में जब बताना होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 से Z6 में, तो क्या करते हैं कि हम लोग निकाल देते हैं GCD। 4 और 6 की GCD 2 है, तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 2 ही बनेंगे, ये फिक्स हो गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आइसोमॉर्फिज्म से बनना ही बनना है, चाहे जो भी पेपर देंगे। पर अभी चूंकि शॉर्टकट हम पढ़ रहे हैं, तो Z4 से Z6 में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 2 बनेंगे, क्योंकि 4 और 6 की जगह से 2 आ रही है। कहने का मतलब हो गया, हम 2 ऐसी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं Z4 से Z6 में जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर आपको होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिटेल में इसकी एक क्लास बनाएंगे, वहाँ भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी समझेंगे। वो एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वो क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे लेकिन जान लेते हैं क्या कह रहा है। कि अगर कोई मैपिंग है G से G में, G डैश में, ठीक है, F G से G डैश में क्या है, कोई मैपिंग है। मैपिंग कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तब G अपॉन कर्नेल ऑफ G, जो G है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G डैश के। इसको इसलिए बता रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन सॉल्व होना है वो इसी से होगा, ठीक है। इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि GCD हम जब तब लगा पा रहे थे जब ZN ये ऐसे टाइप के थे। इसमें पूछ रहा था Z10 से Z12 में पूछ दे, Z6 से Z8 में पूछे, तो हम GCD लगा दे रहे थे। लेकिन यहाँ GCD नहीं लगा सकते कि Z2 से S5 में पूछ रहा है तो GCD 25 निकाल के बता दे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, S5 आ गया है आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर G से G डैश में कोई केवल होमोमॉर्फिज्म है, उसने ऑन-टू नहीं बोला। स्वाभाविक है, ऑन-टू होने का मतलब है कि कोडोमेन के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना मिले। और होमोमॉर्फिज्म बोलने पर कोई एलिमेंट छूट भी सकता है, तो जो कर्नेल ऑफ G जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इमेज ऑफ G, इमेज ऑफ G डैश या इमेज ऑफ F, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी मैपिंग ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल f ले रहे हैं, स्मॉल f ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन है। बात समझ में आई, ठीक है। ये 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के। सवाल ये है कि अगर कोई कर्नेल है तो कर्नेल कब बनेगा, हमें कर्नेल फाइंड करना पड़ेगा G का, तब जाके G अपॉन कर्नेल ऑफ G निकालेंगे और देखेंगे किसके आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। ये 2 आपके कॉन्सेप्ट हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म की क्लास में, लेकिन अभी इसके थ्रू इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, होमोमॉर्फिज्म पूछा है Z2 से S5 में, फिर S5 के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है ये पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। देखना, Z2 के 2 ही मतलब सब ग्रुप बन सकते थे या नॉर्मल सब ग्रुप बन सकते थे, मतलब Z2 अपॉन हमें कर्नेल निकालना है। कर्नेल वही होगा जो नॉर्मल सब ग्रुप पहले बनेगा। तो Z2 के जो नॉर्मल सब ग्रुप थे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z2 वो थे H बराबर अगर हम मान लें तो सिंगलटन 0 और K अगर मान लें तो सिंगलटन 0 1, ये 2, ये सबको पता है। Z2 के पास 0 1 एलिमेंट है तो 2 ही उसके पास सब ग्रुप बनेंगे। चूंकि साइक्लिक है तो ये जो दोनों ग्रुप सब ग्रुप बन रहे हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल होने की केस में ही Z2 अपॉन H एंड Z2 अपॉन K एग्जिस्ट होंगे। पहली बात तो ये कि जो G अपॉन कर्नेल ऑफ G एग्जिस्ट कब करेगा, जब कर्नेल ऑफ G कैसा हो, नॉर्मल हो जाए G में, तभी, अदरवाइज नहीं। तो हमें पता था कि G साइक्लिक है और इसके 2 सब ग्रुप है, तो दोनों कैसे हो गए नॉर्मल, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के हर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएंगे G में, ये हम जानते हैं, ये पढ़ रखे हैं। तो Z2 अपॉन H एंड Z2 अपॉन K एग्जिस्ट करेगा, ये भी मालूम हो गया।
बनेगा क्या? तो Z2/H होने का मतलब है सिंगलटन जीरो, और ये हम अच्छे से जानते हैं किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के ही। ठीक है, Z2 के आइसोमॉर्फिक तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो Z2 है 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, क्या ऐसा ही कोई ग्रुप S5 के पास है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है, Z2 से नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना था, Z2 से S5 में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। तो हम GCD निकाल के नहीं बता सकते थे 2 और 5 कि GCD निकाल के बता दे इतने बन जाएंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के सहायता से हम Z2 के कर्नल फाइंड करने की कोशिश किए, कर्नल हमें मिला, तो G/कर्नल ऑफ G हमें एग्जिस्ट कराए। अब देखना चाहता G/कर्नल ऑफ G जो है वो Z2 है। Z2 होने के कारण अब हमें यह देखना है कि S5 के पास Z2 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है क्या साइक्लिक। तो हम जानते हैं कि S5 के पास Z2 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। जो भी सब ग्रुप होगा S5 का वो लगभग Z2 के आइसोमॉर्फिक या Z2 के आइसोमॉर्फिक ही होगा। इसका मतलब है कि S5 के पास Z2 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही पता चल गया कि इस ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास है, तो उसी ऑर्डर का एलिमेंट निकाल लीजिए S5 में कितने बन रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ Z2 कितना था, 2 था। तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि 2 ऑर्डर के S5 में कितने एलिमेंट हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्या था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, लेकिन कहां पहुंच गए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे अगेन। ठीक है, जैसे S4 और S8 में निकाला वैसे ही S5 में निकाल देंगे। तो S5 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने का तरीका क्या है, 5 है तो लिखे 5 के तरीके तोड़ने के, ये 1 4 2 3 1 1 कितना हो जाएगा 3 1 1 2 प्लस 2 एंड 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, फिर 1 1 1 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या किया हमने, S5 के 5 के साइक्लिक डिकम्पोजिशन हमने कर लिया, जैसे अभी S4 में सीखे थे। यहां से बहुत सारी चीजें फिर से निकाल सकते हो। तो S5 के पास एलसीएम जो भी जो आएगा, ठीक है, हम देखना 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर के। ये सुनिश्चित हो गया कि S5 के पास 1 से लेकर 6 ऑर्डर तक के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये हमने देखा। पर हमारा काम अभी क्या है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना, S5 के पास कितने बन रहे हैं। तो देख लेंगे कि एलसीएम 2 कहाँ कहाँ आया। एक ये जगह पे आया 2 एलसीएम, और एक इस जगह पे आया। तो जो फार्मूला है उस फार्मूला की सहायता से हम एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, 2 2 बार आया है तो 2, जैसे ही पावर गया तो फैक्टोरियल, और 1 1 बार आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5 4 3 2 1 2, और ये 2 फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, तो ये आया कितना 15। इस वाले पार्टीशन में जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, 1 3 बार आया है तो जैसे ही ऊपर गया तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 5 4 3 2 1, और ये हो गया 6 इंटू 2, तो क्या हो कटेगा ये 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 कितने मिले, 25। ठीक है, 2 ऑर्डर कितने मिले, 25। ये निकल गया। अब मुझे दूसरे कर्नल के हिसाब से निकालना था, ये तो पहले कर्नल के ही लिए हुआ। अब देखेंगे दूसरा Z2 अपॉन, अगर हम 0 1 कर दें तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1 के। ठीक है, क्यों, ऑर्डर ऑफ Z2 2 है, ये भी 2 है, तो किसके आइसोमॉर्फिक, Z1 के। क्या S5 का, जैसे हम यहाँ पे देखे हैं कि Z2 टाइप का सब ग्रुप S5 के पास है,
तो वैसे ही Z1 टाइप का सब ग्रुप S5 के पास होगा। तो अगेन प्रोसीजर क्या होगा कि 1 ऑर्डर का क्या निकाल ले, एलिमेंट इन S5, और हम ले जाते हैं किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन S5 कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करो आप, जोड़ दो, जो आई थी वैल्यू। 2 ऑर्डर के एलिमेंट 25, 1 ऑर्डर के एलिमेंट 1, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25 + 1 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये चौथा आपका, 5वां शायद आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला वो कथन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। तो अगर हम मतलब समझ गए ना तो पूरा आंसर समझ गए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल है। क्या उसने बोला है कि अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप का है, किसी ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उसका सब ग्रुप कैसे होंगे, इनफाइनाइट ही मिलेंगे। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उस ग्रुप के पास इनफाइनाइटली ही सब ग्रुप होंगे। क्या ये सही है हर के लिए? देखिए, अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप उठा लीजिए इनफाइनाइट ऑर्डर का, बनने वाला नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। कोई भी अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। अब दूसरा बोल रहा है कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप है, नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब यदि मैंने किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 दे दिया, जैसे अभी आपने बताया था ऊपर, अगर आपने किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 दे दिया तो क्या इस ग्रुप के इनफाइनाइटली मेनी ग्रुप होंगे इस ऑर्डर के, जो ग्रुप जी के आइसोमॉर्फिक हो या नॉन आइसोमॉर्फिक हो? तो देखिए, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 था तो वो Z10 और D5 थे। किसी ग्रुप का ऑर्डर आपने 20 रख दिया या 8 रख दिया, ऑर्डर ऑफ जी रख लिया आपने 8, तो इससे ग्रुप के नॉन आइसोमॉर्फिक, देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है 10, तो बोल रहा है कि फाइनाइटली मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तो ये जो आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, Z10 और D5 आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। ये कैसे हैं? ये आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर हमने फाइनाइट रख दिया तो मिलने वाला जो है नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप की संख्या जो है क्या इनफाइनाइट हो सकती है? तो कभी नहीं। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप है वो भी फाइनाइट ही आएंगे। जैसे आपने 8 रख दिया तो Z8, Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, D4 एंड Q4। ठीक है, यही जो 5 है आपस में क्या है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो वो ग्रुप या तो Z8 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या Z2 क्रॉस Z4 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या Q4 या D4 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप का ऑर्डर हमने फाइनाइट रख दें और नंबर ऑफ अप टू होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाए, इनफाइनाइट। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू।